चीजें होती रहती हैं, तो जो चीजें दुनिया में हो रही है वो आपकी चीजों के ऊपर असरअंदाज होंगे। जैसे पहले के जमाने में क्या था कि वहां पर सिर्फ ये तब गुफाएं वगैरह थी, वही उनके फेस्टिवल थे, वही त्योहार थे उनके, उसी के बेस पे वो पेंटिंग बना देते थे। अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब फैशन चेंज हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, फिर जो है हमारे आसपास के मुद्दे भी बदल गए हैं, तो वो हमारे आर्ट के अंदर नजर आएंगे और उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट, उसको हम बोलते हैं। तो जो आजकल का जो आर्ट है वो आपने अगर कभी देखा हो, आजकल की जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता, लेकिन जो वो बनाई जाती है, जो चीजें जो पेंटर बना रहा होता है उसकी सोच होती है। ज्यादातर पेंटिंग्स आपको ऐसी नजर आएंगी जो वो पेंटर बनाने वाला ही समझ सकता है कि उसने क्या सोच के और वो कैसे बनाया है उन चीजों को। तो उनको समझना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उनको ना एक तरीके से मॉडर्न आर्ट का नाम दे दिया जाता है कि ये भाई मॉडर्न आर्ट है। आप ये बस एक पेंटर ने इसको जो सोच लेकर बनाया है सो बनाया है, लेकिन एक आम इंसान के लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब लेकिन इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर इंडिया में क्या है कि वो लोग बाहर से और दूसरे कंट्रीज से अपने आइडियाज ज्यादा लेकर आते हैं, तो मॉडर्न आर्ट भी एक तरीके से जो है वो वेस्टर्न जो है, बाहर की जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां से आइडिया लेकर आए हैं वो, ज्यादातर ड्राइंग का या फिर पेंटिंग का, तो उनके आइडियाज वहां से ज्यादा मिलते जुलते हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न आर्ट है उसके ऊपर वेस्टर्न स्टाइल का ज्यादा जो है, जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं ये मॉडर्न आर्ट है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको हर चीज इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे पहले हम देखते थे क्लासिकल में जो था उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर दिखती थी कि हाँ इन्होंने इंसान बनाए हैं, अब जानवर बनाए हैं, ये शहर का सीन है, ये मार्केट का सीन है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती थी। अब इसमें अगर पेंटिंग्स में देखें, स्पेशली अगर ये तीसरी वाली पेंटिंग देखें, तो इसमें क्या है कि आपको कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइंस दिख रही हैं, है इसमें भी कुछ बनाया गया, लेकिन उसको जो है सिर्फ पेंटर जो है वो ज्यादा बारीकी से समझ सकता है। कोई और देखेगा तो हर इंसान इसको अपने तरीके से नया मीनिंग देगा। किसी को इसके अंदर आंखें नजर आने लगेंगी, किसी को इसके अंदर कुछ और नजर आने लगेगा, तो वो देखने वाले पे ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन जो क्लासिकल और फोक होते थे वो सिंपल होते थे कि जो दिख रहा है वही है। अब इसमें पहली पेंटिंग देखें, जैसे इसमें, तो इसमें एक औरत की तस्वीर बनी हुई है, लेकिन अब उस औरत के एक्सप्रेशन देख के कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है कि नहीं ये तो औरत दुखी है, या फिर ये दुल्हन की तस्वीर है, या फिर ये जो औरत है कुछ सोच रही है। तो जितने लोग देखेंगे उतने नजरिया कायम होंगे इसमें। तो कंटेम्प्रेरी की यही एक खास बात होती है कि इसमें समझना और इंटरप्रेट जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है इसको। अब एक पेंटिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है जो एजुकेशन में भी हम यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं हम उन चीजों को जो चीजें हमारे दिमाग में तो हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है। अब दिन में पूरे दिन हमारे दिमाग में बहुत सारे डिजाइन विजाइन आते रहते हैं, लेकिन वो चीजें असलियत में हमने चाहे देखी ना हो, लेकिन बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, हम पिक्चर्स हमारे दिमाग में बनती रहेंगी लेकिन वो हमने कहीं देखी नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, लेकिन वो होती है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ज्यादा यूज होती हैं। जैसे ये जो पेंटिंग्स बनी है, अब ये बनाई हुई है, इन्होंने बिल्ली बनाई है कि चीता बनाया है, तो ये एक तरीके से असलियत में कहीं नहीं दिखेगा, ये एक पेंटिंग में ही दिख रहा है जो भी दिख रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ज्यादा होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो हमारे अब दुनिया बदल रही है उसके जो इश्यूज हैं उनको ज्यादा लिया जाता है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस उसमें किया जाता है। जो भी पेंटिंग बनाई जाती है ज्यादातर उसमें उस चीज का असर दिखाई दिया जाता है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि कोई भी थीम नहीं है कि हमें जो है कोई त्योहार दिखाना है या हमें कोई गांव दिखाना है, हमें जो चल रहा है हमारे आसपास उसको दिखाना है, वो कंटेम्प्रेरी है। तो जो ये पेंटिंग्स है इसलिए इनको कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स
कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्लासिकल में क्या फर्क है, फोक में क्या फर्क है और कंटेम्प्रेरी में क्या फर्क है। आप किसी भी आर्ट गैलरी में चले जाएं आज के जमाने में, तो आपको ज्यादातर जो है वो अब कंटेम्प्रेरी ही दिखेंगी। क्लासिकल वगैरह के लोग ज्यादा इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जो आज के जमाने की कंटेम्प्रेरी उनको ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। मैम क्यों पसंद अब करने ये लगते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो चीजें देख रहे हैं क्लासिकल में, क्या था, आपने उस टाइम पे मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी, उन्होंने अपने टाइम का बना दिया। कि दूसरे जो लोग आए मुगल ने अपने टाइम का बना दिया, लेकिन हमने वो चीजें असलियत में नहीं देखी। हमने वो टाइम नहीं, हम उस टाइम में थे नहीं, तो हमने वो चीजें फील नहीं की। लेकिन अगर हम अब के टाइम की देखेंगे, हम अगर किसी ने जो है मौसम चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग पे कोई पेंटिंग बना दी, तो हम उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसी भी चीज में इंटरेस्ट जब भी आता है जब हम उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। अब पहले के जमाने में क्या था क्या नहीं था वो तो हमें पिक्चर ही बता रही है ना, हमने तो उस चीज को फील नहीं किया, तो वो चीज इंटरेस्ट पैदा ज्यादा नहीं करती है। अब नेक्स्ट है, हम बात करेंगे आर्टिस्ट जो है, पेंटर्स जो है वो कौन कौन से हैं आर्ट के जो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। अब आर्ट्स में क्या है कि ज्यादातर लोग जो है उन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके अंदर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सक्सेस बहुत कम लोगों को मिली है। अब आर्ट्स क्या है कि लोग जो है इस तरफ जाने लगे, पहले के जमाने में कम लोग होते थे, तो उसी के तरीके से ये होता था कि ज्यादातर लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती थी। लेकिन उसमें भी कुछ खास खास नाम है, जैसे आपने एम एफ हुसैन का नाम सुना हो, अमृता शेरगिल का अगर आपने नाम सुना हो, राजा रवि वर्मा जो हैं, और वी एस गायतोंडे हैं, तैयब मेहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का तो सबने सुना ही होगा। तो ये कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत फेमस है, मतलब आर्टिस्ट के तरह इनका नाम जो है वो फेमस हुआ, आर्टिस्ट के रूप में इनका नाम फेमस हुआ है। तो हम इन आर्टिस्ट की, कुछ आर्टिस्ट आपके सिलेबस में हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन को बहुत लोग जानते ही हैं। एम एफ हुसैन जो है उनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जो कम लोग जानते हैं, ज्यादातर इनको एम एफ हुसैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो है मकबूल फिदा हुसैन। एम एफ हुसैन जो है वो 1915 में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में कोई जगह है पंढरपुर, वहां पर। लेकिन वो हैदराबाद में रहते थे मैम। रहने को तो कई जगह, पेंटर्स का क्या होता है तो वो एक जगह नहीं सेट हो पाते थे। तो ये पैदा तो महाराष्ट्र में हुए थे, मतलब काफी इनका जो उन्होंने स्टार्ट करी थी कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई की, वहाँ के जो ये होते थे पोस्टर्स वगैरह होते थे, बिल बोर्ड्स जो होते थे, वो ये पेंट करते थे शुरू में। तो इन्होंने काफी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। बाद जाके इनका थोड़ा सा जो काम है वो लोगों की नजरों में आने लगा। इनका सबसे एक इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी आर्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी पहले, तो इन्होंने क्या किया, 5-6 लोगों को चुनकर एक अपनी पूरी टीम बनाई आर्टिस्ट की। वो मुंबई में ही रहते थे, उनको बोलते थे कि ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है। और वहीं के लोगों को इन्होंने, जो अच्छे अच्छे पेंटर्स थे 5-6 लोग, उनको मिलाकर इन्होंने एक अपना टीम तैयार किया था 1947 में। तो ये उसके फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो मिलकर काम करेंगे, तो ये उन लोगों के साथ फिर शामिल हो गए थे। उसके बाद जो है इनको काफी सारे अवार्ड वगैरह तो मिले हुए हैं, इन्होंने मूवीज वगैरह भी काफी बनाई हुई है। इनकी शायद लास्ट मूवी थी मीनाक्षी नाम से, मूवी आई थी, उससे पहले भी इनकी काफी मूवीज आई थी। तो इन्होंने एक तो पेंटर की तरह तो काम किया ही किया है इन्होंने, इन्होंने साथ में क्या किया है कि मूवीज वगैरह भी बनाई है। माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन थे ये, तो ये उनके साथ ज्यादा मूवीज बनाना पसंद करते थे। इनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर है
जैसे ये हॉर्सेस, घोड़ों की जो एक तस्वीर है, ये इनकी सबसे ज्यादा खास पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, थ्री हॉर्सेस के नाम से। इसमें 3 घोड़े हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो दूसरी पेंटिंग है इनकी, चांद बीबी, चांद बीबी की पेंटिंग बोलते हैं कि इन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। और ये तो सबकी जो आर्ट फॉर्म्स है उसमें अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी। इसमें तीनों में आप देखेंगे तो आपको ब्रश का कम, लेकिन एक होता है कि हम टिन होता है ना, टिन, टिन मेटल, उसकी एक कुछ उसको बोलते हैं, कुपची ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो ये पेंट की जगह उससे ज्यादा पेंटिंग करते थे, ब्रश की जगह ब्रश कम इस्तेमाल करते थे। तो वो चीज इनकी पेंटिंग में आपको नजर आ रही होगी कि जैसे सफेदी भी होती है, घर में पेंट भी होता है, तो वो पेंटर यूज करते हैं कुछ लगाने के लिए, पुट्टी वगैरह वॉल पर, तो वो उसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे ये ब्रश की जगह। तो इनकी पेंटिंग में वो चीज जो है वो नजर आ रही है। तो इनका ये खास एक कह सकते हैं कि यूज करने का तरीका ये था। फिर जो है इनको 1991 में पद्म विभूषण भी इनको इनाम मिला हुआ है, राजा रवि वर्मा अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है आर्ट की फील्ड में, वो भी इनको दिया गया है। तो इनकी लाइफ तो अच्छी रही, काफी फेमस हुए ये, एज भी इनकी काफी रही है। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि इन्होंने हिंदुओं के कुछ कुछ गॉड की पिक्चर्स काफी खराब बनाई, भारत माता की भी इन्होंने काफी खराब फोटो बना दी, जिसके लिए इनको काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप इतनी ज्यादा मतलब खराब पिक्चर्स आपने कैसे बना दी। तो इनको क्या किया, देश से निकाला दे दिया गया था 2010 में। फिर ये कतर चले गए और इनका इंडियन पासपोर्ट भी जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया था, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप इनसे छीन ली गई थी 2010 में। तो ये कतर चले गए थे बाहर, फिर कतर में ही इनका इंतकाल हुआ। तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो इनसे छीन ली गई थी। इनकी लास्ट के साल काफी खराब गुजरे, क्योंकि इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इन्होंने खराब पेंटिंग्स बनाई, इसका इल्जाम लगा था, कंट्रोवर्सी वो बहुत ज्यादा चली थी। तो इनको देश से भी निकाल दिया गया था और इन्होंने खुद भी इंडिया का पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करके वहीं जाके बस गए थे ये, और कतर में ही इनकी डेथ हो गई। मैम लंदन में इंतकाल हुआ था कि कतर में मैम? कतर में हुआ है शायद इनका, और शायद दफनाया गया हो सकता है लंदन में हो, क्योंकि इनके कुछ कुछ रिश्तेदार वहां रहते थे। लेकिन ये कतर में जी जाके मैम। एंड की लाइफ में अपनी लास्ट, और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। काफी 95 96 ईयर्स के रहे हैं ये, तो अच्छी खासी लाइफ इन्होंने जी है। 2011 में इसका इनका जो है इंतकाल हुआ है। तो एम एफ हुसैन के बारे में तो ज्यादा तो लोग जानते ही हैं, कोई भी इनकी फोटो देख के पहचान जाता है कि ये एम एफ हुसैन है। इसके बाद जो नंबर आता है, इनके बाद नंबर आता है अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल का आपने ज्यादा नाम सुना होगा या नहीं, हो सकता है नहीं सुना हो बहुत लोगों ने, लेकिन ये जो है ये पहली इंडियन पेंटर है, मतलब बहुत कम इंडियन, बहुत कम मतलब एज की इंडियन पेंटर है। और औरतों में तो एशिया की ये पहली ही है जो इंडियन वो सॉरी पेंटर बनी है, एशिया की फर्स्ट वुमेन पेंटर हैं ये। और इनकी क्या है कि इन्होंने बहुत कम टाइम में, सिर्फ 28 साल की इनकी जिंदगी थी, उन 28 साल में ही इन्होंने जो करना था वो किया है, लेकिन ज्यादा जिंदगी ये नहीं जी पाई। ये जो पैदा हुई थी ये हंगरी में पैदा हुई थी, बुदापेस्ट में, हंगरी में पैदा हुई थी 1913 में। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि इनके जो फादर थे वो तो हंगरी के ही थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो इंडियन थी। तो इसलिए जो है इनका थोड़ा सा नाम और रहने सहने का तरीका क्या था कि दोनों कल्चर को मिलाकर था। तो ये वहीं पर ही पैदा हुई, और पेंटिंग जो है इन्होंने बहुत जल्दी, अब 28 साल की उम्र थी सिर्फ इनकी जिंदगी, उन्होंने 5 साल की उम्र में ही पेंटिंग अपनी जो है स्टार्ट कर दी थी। तो 5 साल की उम्र में ही पेंटिंग शुरू कर देना ये भी कोई आम चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है। तो इनके अंदर इतना टैलेंट है कि ये 5 साल से ही पेंटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो पहले तो इनकी फैमिली हंगरी में ही रहती थी, लेकिन 1921 में क्या हुआ कि काफी ये गरीब हो गई इनकी फैमिली,
फिर ये लोग जो है शिमला में सेटल हो गए थे। तो अगर आप शिमला में जाएंगे तो शिमला में भी इनका एक घर बना हुआ है। तो ये लोग शिमला में आ गए। वहां पर 10 साल की उम्र में इनको एक मूर्तिकार जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, स्कल्पचर जो बनाते हैं, उनसे इनके घर में कोई रहने आया था। तो उनसे भी इन्होंने पेंटिंग के अलावा मूर्ति वगैरह बनाना भी सीखा। तो मतलब इनका इतना टैलेंट था कि सिर्फ पेंटिंग नहीं करती थी, वो भी इन्होंने सीखा। उसके बाद फिर ये इटली गई। इटली में जाकर इन्होंने उस आर्ट फॉर्म को और ज्यादा सीखा। तो ये क्या करती थी कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी कि इन्होंने घर के ही अपने नौकर वगैरह उनकी पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, उनकी जो है मूर्तियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। इसलिए फिर इनकी 16 साल की उम्र में इनकी माँ जो है इनको पेरिस ले गई थी। पेरिस जो है वो मॉडर्न आर्ट का सेंटर माना जाता है। तो वहां इनको लेके गई थी ताकि ये और अच्छे से जो है वहां पर सीख सके। इनकी खासियत ये है कि ये ज्यादातर अपनी ही फोटोज, अपनी जिंदगी की, अपने दोस्तों की, परिवार की, वो ज्यादा ये पेंट करती थी। जैसे इनका अगर हम काम देखें, इनका किया हुआ, तो इनका क्या था कि जैसे ये फोटो बनी हुई है 3 औरतों की, तो ये इनकी ही सहेलियां थी जिनको इन्होंने पेंट किया था। तो ये ज्यादातर क्या करती थी, अपने ही आसपास के, अपने घर वाले, अपनी फैमिली, दोस्त, उन्हीं की फोटोज जो है वो ज्यादा बनाती थी। 1937 में ये एक बार साउथ में भी गई थी। तो साउथ में जाके इन्होंने वहां के लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गरीबी है इंडिया में, यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत ज्यादा बुरे हालात में रह रहे हैं। तो उन्होंने ये उसकी एक पेंटिंग बनाई थी विलेज सीन की। ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनकी पेंटिंग। लेकिन दुख की बात यह है इनके साथ कि इनकी कोई भी पेंटिंग इनके जिंदा रहते हुए फेमस नहीं हुई थी। इनकी ये जो पेंटिंग है इनके मरने के बाद 2006 में जाके मशहूर हुई थी। और 6.9 करोड़ इंडियन रुपीज में जो है ये इनकी पेंटिंग जो है वो बिकी थी। तो इनका कोई भी काम इनको जीती जिंदगी में इनको पता नहीं चला कि कितना फेमस हुआ। लेकिन इनके मरने के बाद 2006 में जाके इनका काम जो है वो फेमस हुआ था। इसलिए इनको जो है, इनकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर जो नेशनल आर्ट गैलरी है नई दिल्ली में, फिर वहां पर उनकी पेंटिंग्स भी रखी गई हैं। इसलिए ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर काम को इनके मरने के बाद ही फेमस हुई है चीजें। तो इन्होंने जो है, एक तो सबसे ज्यादा यंग, सबसे कम उम्र में एक अच्छी पेंटर बनना, और सिर्फ एशिया की ओनली वुमेन आर्टिस्ट में ये गिनी जाती हैं जो हैं। मैम आवाज बफरिंग कर रही है। आप लोग अपना वीडियो वगैरह ऑफ रखें, उससे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो ये 1913 में पैदा हुई थी और 1941 में ही इनको अचानक से एक बीमारी हो गई थी जिसका ये नहीं पता चला आज तक कि वो बीमारी क्या थी। और उस बीमारी के बाद ये कोमा में चली गई थी। तो 1941 में ही इनका इंतकाल हो गया था। ये एक अच्छी पेंटर थी, तो इनको थोड़ा सा ये भी है कि इनकी पेंटिंग्स वगैरह रखी गई हैं। फिर यहाँ पर दिल्ली में ही एक रोड है वो इनके नाम से बना दिया गया है। तो इनको थोड़ा सा जो भी फेम मिला वो सब मरने के बाद ही मिला है, उससे पहले इनको ज्यादा कुछ नहीं मिला है। तो ये इनकी कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं जो इन्होंने बनाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पुराने में अगर हम बात करें कौन आता है आर्ट, एक अच्छे आर्टिस्ट में, तो वो आते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है वो 1848 में पैदा हुए थे। इंडियन मॉडर्न आर्ट कहलाते हैं। मॉडर्न आर्ट के जो फादर का जो एक रुतबा दिया गया है वो इनको ही दिया गया है कि ये फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट कहलाने लायक है। 1848 में जो है ये पैदा हुए थे। उसके बाद इनका क्या था कि ये मलयाली तो है, लेकिन साथ में जो है ये वहाँ के नवाबी खानदान जैसे होता है, एक ऊंचा घराना, उसके अंदर ये पैदा हुए थे। तो जो राजा का जो खिताब है इनको वो दिया गया था इसलिए क्योंकि ये एक तो बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए थे, और उसकी वजह से इनको गवर्नर जनरल जो था उस टाइम का, उसने इनको राजा का जो है खिताब दिया था।
लेकिन सिर्फ ये नहीं था कि ये इनको सारी जो शोहरत है वो इनको इनके खानदान की वजह से मिल रही थी। इनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती थी और बहुत ज्यादा फाइन होती थी, मतलब देखने में कि उनको इंसान जो है, जैसे ये पेंटिंग्स है इसमें लक्ष्मी गॉड की बनी हुई है फोटो, और एक जो है ये रामायण का सीन है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ने जो भी फोटोज बनाई उस टाइम पर इनको मंदिर में रख के पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग्स होती थी कि इनको डायरेक्ट मंदिर में भी रखा जा सके, तो उस तरीके से ये काफी पेंटिंग्स जो है वो बनाते थे। सिर्फ यही नहीं कि वो इसी तरीके की रिलीजियस पेंटिंग्स बनाते थे, ये पोर्ट्रेट वगैरह भी बनाते थे और दूसरी चीजें भी बनाते थे, लेकिन जो मशहूर जो हुए हैं वो इन्हीं पेंटिंग्स की वजह से मशहूर हुए हैं ये। इसलिए इनको जो है लॉर्ड कर्जन ने अपने टाइम में केसरे हिंद का गोल्ड मेडल जो है वो भी दिया था इनको। और उनके नाम पे जो सबसे मशहूर अवार्ड है आर्ट का, वो राजा रवि वर्मा के नाम से ही है, जो एम एफ हुसैन को भी दिया गया था। मैम इनकी पेंटिंग सालार जंग म्यूजियम में भी है मैम शायद। हाँ, ये तो सबकी मिलेंगी पेंटिंग, ये तो सबसे ज्यादा खास नाम है। इनकी पेंटिंग्स आपको कोई भी नेशनल गैलरी में चले जाइए, वहां इनकी मिलेगी पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स काफी कॉस्टली भी हैं और इनकी तो बिकने के लायक है ही नहीं, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है इन पेंटिंग्स का। इनकी पेंटिंग्स आपको हर जगह मिलेंगी ही। इनकी ज्यादातर जो है ये महाभारत, रामायण और गॉडेस वगैरह की ज्यादा पेंटिंग्स हैं, तो ये आपको हर जगह मिल ही जाएंगी। और खास बात ये है कि इनको सीधा डायरेक्ट मंदिर वगैरह में रख के भी इस्तेमाल किया जा सकता था, तो ये इसलिए भी अच्छी मानी जाती थी। उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने घर में मूर्ति लेकर आए या फिर मूर्ति बनवाएं, तो वो इन पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको काफी ये ज्यादा इंस्पायर करते थे, क्योंकि उनका काम जो है उनको अपनी जिंदगी में काम आता था। तो राजा रवि वर्मा जो है उन्होंने एक तरीके से जो छोटे लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग थे, उनके लिए वर्शिप मटेरियल तैयार किया था। तो ये भी काफी मशहूर है। तो अभी हमने बात करी है एम एफ हुसैन की और अमृता शेरगिल की और राजा रवि वर्मा की। आप में से मैं कह सकती हूँ कि 90% सिर्फ एम एफ हुसैन को जानते होंगे, अमृता शेरगिल को कोई नहीं जानता होगा, राजा रवि वर्मा को कोई नहीं जानता होगा। लेकिन ये जो फील्ड है आर्ट की, इसमें यही है कि लोग ज्यादा फेमस हो नहीं पाते। कोई कोई हो गया तो हो गया, ये भी 5-6 लोग जो हैं वो लकी थे कि वो हो गए मशहूर। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादातर नाम दबा ही रह जाता है, कि आपको इतने लोग नहीं जान पाते, बहुत कम लोग जान पाते हैं, वो भी वो लोग जो इस जो पेशे की जो है वो कदर करते हैं। वरना पहले के जमाने में तो फिर भी था कि हाँ, लोग समझते थे इन चीजों के। आज तो साइंस इतनी आगे आ गई है कि इन चीजों की इतनी वैल्यू नहीं रही है, तो उनको इतना ज्यादा फेम नहीं मिल पाता है। तो अभी तो मैंने बात करी है एम एफ हुसैन की, अमृता शेरगिल की और राजा रवि वर्मा की। तो आज की क्लास में तो अभी और बचे हुए हैं, उनकी हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।